नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 4 कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम नीति आयोग पढ़ेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया हम पढ़ चुके हैं, सारे पंचवर्षीय योजनाएं डिस्कस कर चुके हैं। नीति आयोग बचा हुआ है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नीति आयोग क्या है और नीति आयोग के काम क्या हैं, फंक्शंस वगैरह की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जो है थोड़ा सा रिव्यू दें मुझे, जो है कमेंट्स वगैरह करके बताएं आप लोग कि मतलब जो लेक्चर ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको काम आ रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ कमियां हैं, इम्प्रूवमेंट की नीड है, क्या नीड है, अगर है नीड तो क्या नीड है, कहाँ पर मुझे मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। तो अगर आप चाहें तो कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। जो भी बेहतर सजेशंस होंगे उनको ज़रूर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि बेहतर से बेहतर आपको डिलीवर करूँ और आपके सहयोग की मैं उम्मीद रखता हूं। चैनल वगैरह सब्सक्राइब करिए। अभी हमारे पास में लगभग 7,700 सब्सक्राइबर हैं मौके पर, 7,700 सब्सक्राइबर हैं मौके पर अच्छा लगता है और ज़्यादा जब ये 20,000 50,000 सब्सक्राइबर अवेलेबल हों तो और अच्छा लगेगा। लाख हो जाए तो और मज़ा आ जाए। कोशिश करिए, जो है थोड़ा सा समय, अपना कीमती समय दीजिए। मैं तो अपना दे ही रहा हूँ, आप थोड़ा सा कीमती समय, एक आधा मिनट दीजिए और सब्सक्राइब वगैरह करिए आप सभी लोग। और चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी जो है बताएं थोड़ा सा कि जेआईबी विद अशोक अवेलेबल है। इंडियन इकोनॉमी हम मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी आपको अवेलेबल करवाएंगे। ये आपको अवेलेबल होगा दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम से पहले। इसमें ए मॉड्यूल, बी मॉड्यूल और सी मॉड्यूल आपको अवेलेबल हो जाएगा। डी मॉड्यूल पर अभी मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये इतना आपको दिसंबर 2025 से पहले अवेलेबल करवा दूंगा। और उसी के साथ में मेरी कोशिश है कि जो अकाउंटिंग यानी एएफएम का जो पेपर है उसमें भी कम से कम 3 मॉड्यूल को कवर किया जाए, कम से कम 3 मॉड्यूल को कवर किया जाए, जिसमें मॉड्यूल ए में काफ़ी काम हो चुका है। मॉड्यूल डी पूरी तरह से ख़त्म है, मॉड्यूल डी पूरी तरह से कवर्ड है। मॉड्यूल ए पे काम करना है और मॉड्यूल सी भी आधा हुआ है। तो मैं ए, सी और डी यहाँ पर एएफएम में भी आपको अवेलेबल करवा दूँगा, ठीक है। थोड़ा सा भरोसा रख करके चीज़ों को पढ़ करके आप एग्ज़ाम में बैठिए। फ़ायदा ना हो तो आप बताइएगा, जो है मतलब ये मेरा एश्योरेंस है आपको कि आपको बेनिफिट होगा, आप चीज़ों को लर्न करोगे। अच्छा, जेआईबी में क्या है कि लोग ज़्यादा समय नहीं देना चाहते हैं, जो मतलब एक परसेप्शन है। सीआईबी की तरह जेआईबी में लोग उतना टाइम नहीं देना चाहते हैं। सीआईबी में देते हैं क्योंकि वहाँ मजबूरी है, वहाँ पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ है कि चलो मुँह धुले और पहुँच गए तो भी पास हो जाया करते थे, अब वो भी रेट नहीं रहा है, वैसी स्थिति नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, तो पढ़ना पड़ेगा। तब भी जेआईबी में हम 2 फॉर्मेट में पढ़ाते हैं। एक फॉर्मेट ये है जिसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा करते हैं, और एक शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल करवा रखा है कि अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते तो शॉर्ट नोट्स रेफर करिए। सीधे थोड़ी बातें, काम की बातें करते हुए वहाँ पर हम चले जाते हैं। तो जैसा भी आपको प्रेफरेबल हो, अगर आपको लगता है डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल वाला लेक्चर अटेंड करिए, शॉर्ट में पढ़ना है तो शॉर्ट नोट्स देख लीजिए। एग्जाम नज़दीक है, अगर ज़्यादा समय नहीं तो शॉर्ट नोट्स को ही सीधे भी रेफर किया सकता है। इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू। ओके, ये मेरा मतलब थोड़ा सा देखिए भरोसा करना पड़ेगा सर, जो है आपको। मैं कोई पहले से जेआईबी विद अशोक कोई रेपुटेटेड ब्रांड नहीं अभी मौके पर। जेआईबी विद अशोक है, अच्छा खासा चलता है मेरा हिसाब किताब, मतलब वहाँ पे ठीक ठाक पॉपुलरिटी है अपनी। आप अगर जेआईबी पास करेंगे तो सीआईबी के लिए आपको लगभग जो है चांसेज हैं कि आप मेरे पास ही आएँ, पूरे चांसेज हैं। तो जो कुछ भी मतलब कठिन में हमने सीआईबी में कर रखा है वही हम आपको जेआईबी में भी देंगे, लेकिन थोड़ा सा भरोसे की ज़रूरत है। अभी भरोसा रखें, मन लगा करके पढ़ें और आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा, बस मेरा सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि मैं थोड़ा डिटेल में ज़्यादा पढ़ाता हूँ नॉर्मल टीचर्स के मुकाबले। सिर्फ ये नहीं कि काम का पढ़ाते हुए निकल गए, थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। देखो, कहते हैं ना कि अगर 1000 शब्द पढ़ोगे तो 100 शब्द याद रहेंगे, अगर 100 शब्द पढ़ोगे तो 10 शब्द याद रहेंगे, 10 शब्द पढ़ोगे तो शायद एक ही शब्द याद रहे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको 1000 शब्द बताऊँ ताकि कम से कम 100 शब्द आपके दिमाग में रहे, ठीक है। 100 पढ़िएगा तो 10 ही रहेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, पर फिर भी उसको कंपनसेट करने के लिए शॉर्ट फॉर्मेट भी आपको शॉर्ट नोट्स के तौर पर अवेलेबल करवाया हुआ है मैंने, ठीक है। तो थोड़ा सा आज आपका समय लिया है मैंने, माफ़ी चाहूँगा। जनरली मैं ऐसे बातें करता नहीं हूँ, कभी भी पढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं करता, होगा तो भविष्य में ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन आज जो है आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरी बात का थोड़ा सा मान रख करके प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड। तो शुरू करते हैं फ्रेंड, जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग के बारे में हमें बात करनी है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग कहा जाता है, वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन जनवरी 1, 2015 बाई अ रेजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट, यानी कि केंद्र सरकार ने मतलब जो है संविधान में संशोधन करके 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का
गठन किया। नीति आयोग इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टॉप पॉलिसी थिंक टैंक ऑफरिंग बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी सजेशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये थिंक टैंक है, सोचने के लिए एक टैंक बना रखा है जो डायरेक्शनल और पॉलिसी से रिलेटेड सलाह देता है, सजेशंस देता है। नीति आयोग गिव्स रिलेवेंट टेक्निकल असिस्टेंस टू द सेंटर एंड स्टेट इन डिजाइनिंग स्ट्रेटजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नीति आयोग क्या करता है, सहायता देता है रिलेवेंट टेक्निकल सहायता देता है, टेक्निकल असिस्टेंस देता है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, किस चीज़ में, ताकि वो डिजाइन कर सकें स्ट्रेटजिक और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज और प्रोग्राम, लॉन्ग टर्म के पॉलिसी और प्रोग्राम बना सकें जिससे कि देश आगे बढ़ सके। तो उसमें जो भी हेल्प की ज़रूरत होती है, टेक्निकल हेल्प की ज़रूरत होती है, वो नीति आयोग प्रोवाइड करता है। इन लाइन विद द रिफॉर्म ऑब्जेक्टिव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश नीति आयोग टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन व्हिच वाज इस्टेब्लिश इन 1950। तो भारत सरकार ने नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन की जगह पर इस्टेब्लिश किया। 1950 में प्लानिंग कमीशन बना था। प्लानिंग कमीशन कब बना था, 1950 में, और नीति आयोग कब बना है, 1/1/2015 में ये बनता है। दिस वाज डन टू बेटर सर्व द नीड्स एंड एम्बिशंस ऑफ इंडिया। और ये किया क्या गया था, ये किस लिए किया गया था, ताकि हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारे देश की जो ज़रूरतें हैं, उनको बेहतर तरीके से पूरा किया सके। क्योंकि प्लानिंग कमीशन में नीति आयोग में इस्टेब्लिश करने का वजह ये बताई गई थी कि भाई जो है, अब क्या है कि जो हमारी इकोनॉमी है, वो मार्केट ओरिएंटेड हो चुकी है, मार्केट डोमिनेंस उसमें है, प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस ज़्यादा है। ऐसे में प्लानिंग कमीशन या पंचवर्षीय योजनाएं पर्याप्त नहीं है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। सो नीति आयोग इज देयर। ओके, अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम द पास्ट, नीति आयोग सर्व्स एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल प्लेटफॉर्म फॉर ब्रिंगिंग स्टेट्स टुगेदर टू वर्क इन नेशनल इंटरेस्ट, फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये जो है मतलब एक स्टेप आगे बढ़े हैं। नीति आयोग एक प्लेटफॉर्म का काम करता है जहाँ पर जितने भी राज्य हैं उन सबको एक साथ लाया जाता है ताकि वो राष्ट्र हित में काम कर सकें, जिससे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया सके, संघवाद को, सहयोगी संघवाद को आगे बढ़ाया जा सके, यानी सभी राज्य एक साथ मिल करके सोचें। द क्रिएशन ऑफ नीति आयोग इज फोकस्ड ऑन 2 हब्स, टीम इंडिया एंड द नॉलेज एंड इनोवेशन हब। जो नीति आयोग का क्रिएशन है वो 2 हब, उसमें 2 हब हैं जिन पर फोकस किया जाता है। एक है टीम इंडिया हब और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। 2 हब हैं, ध्यान रखें, पूछ लिया जाए एग्जाम में, नीति आयोग के कौन से 2 हब हैं जिन पर फोकस करता है वो, तो टीम इंडिया हब है और नॉलेज एंड इनोवेशन हब है। 2 हब हो गए फ्रेंड्स हमारे, ठीक है। होता क्या है, अगर आप इसमें देखोगे ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो बात कर रहा है कि मतलब मिली-जुली सरकार रहे, संघवाद बढ़े, सभी राज्य आपस में सहयोग करें, तो होता क्या है असलियत में कि मतलब कुछ राज्य जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट पाते हैं केंद्र सरकार का, कुछ राज्य बहुत कम सपोर्ट पाते हैं। उदाहरण के लिए अगर इस बार देखा जाए तो जो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी तो उसमें जो है बिहार की सरकार और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार को बनाने में मदद की, भारतीय जनता पार्टी की मदद की। तो ऑब्वियसली जो भी बजट बना, जो भी बेनिफिट मिला है वो कहीं ना कहीं इन दोनों राज्यों को ज़्यादा मिला है, ठीक है, बाकी राज्यों के मुकाबले। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से सभी राज्यों को साथ लाने की बात क्या कर रहा है, देखिए ये एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है, सभी राज्यों को एक साथ ला करके प्रोग्रेस की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। द टीम इंडिया हब कोऑर्डिनेट्स स्टेट इन्वॉल्वमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाइल द नॉलेज एंड इनोवेशन हब स्ट्रेंथन नीति थिंक टैंक कैपेबिलिटीज़। तो जो टीम इंडिया हब है वो कोऑर्डिनेट करता है राज्यों का इन्वॉल्वमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ राज्यों का इन्वॉल्वमेंट रहे, राज्य मिल करके काम करें, वो टीम इंडिया हब देखता है। और जो नॉलेज एंड इनोवेशन हब है वो स्ट्रेंथन्स करता है नीति आयोग के थिंक टैंक कैपेबिलिटी को। जो नीति आयोग है वो थिंक टैंक कैपेबिलिटी को मजबूत करने की बात करता है। दीज हब्स रिफ्लेक्ट द नीति आयोग 2 प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो हब हैं दोनों नीति आयोग की 2 प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। वो 2 प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी हैं? टू ओवरसी द एडॉप्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि SDG को अडॉप्ट किया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17 हैं, कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? 17 हैं, यूनाइटेड नेशन ने बनाए हुए हैं। इनको अडॉप्ट किया जाए, इंडिया में अपनाया जाए और उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर भी किया जाए। एक तो ये नीति आयोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दूसरा टू प्रमोट कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसके अलावा सभी राज्य एक साथ में आएँ,
कोऑपरेट करे और कम्पिटिटिव बने, ये दूसरा इनका उद्देश्य है। नीति आयोग इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जो नीति आयोग है उसके हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब नीति आयोग में जो काउंसिल होती है, गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग इज मेड अप ऑफ चेयरपर्सन, तो इसमें एक चेयरपर्सन हो गए, एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो मेंबर, वाइस चेयरपर्सन होता है, फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर होते हैं, और यूनियन टेरेटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, अंडमान निकोबार वगैरह के। और इसके अलावा जिन्हें विशेष तौर पर बुलाया जाता है नीति आयोग में, वो लोग रहते हैं। तो जो गवर्निंग काउंसिल्स होती है उसमें इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे लोग होते हैं। फिर आती है बात हमारी फंक्शंस की कि क्या क्या काम करते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग जो रेड से है फ्रेंड्स, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म याद रखें, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये 1 जनवरी 2015 को इस्टेब्लिश किया गया था यूनियन कैबिनेट के रेजोल्यूशन से, ठीक है, यानी कि भारत सरकार ने इसको संवैधानिक तौर पर बनाया हुआ। नीति आयोग जो है गवर्नमेंट की थिंक टैंक का काम करता है, डायरेक्शनल इशू देता है और पॉलिसी सजेशन भी ये देता है। नीति आयोग जो है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को जो भी टेक्निकल सहायता चाहिए होती है पॉलिसीज़ बनाने में, लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन में, प्रोग्राम्स बनाने में, वो सारी चीज़ों में हेल्प करता है नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग बनाया गया था प्लानिंग कमीशन की जगह पर। प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था, ठीक है। उसके बाद में नीति आयोग से हम बढ़े और हम आ गए कहाँ पर, नीति आयोग कह रहा हूँ, प्लानिंग कमीशन से हम आगे बढ़े और नीति आयोग पर आ गए। तो नीति आयोग का काम क्या था? एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म, मुख्य प्लेटफॉर्म का काम करना, जहाँ पर सारे राज्यों को एक साथ लाया जा सके ताकि राष्ट्र हित में काम किया जा सके और साथ ही साथ में कोऑपरेटिव संघवाद को बढ़ाया जा सके, यानी कि सहयोग की भावना को सभी राज्यों के बीच में बढ़ाया जाए। नीति आयोग के 2 हब हैं जिन पर वो फोकस करता है, टीम इंडिया और नॉलेज एंड इनोवेशन। टीम इंडिया हब जो है वो सभी राज्यों को साथ मिलाने का काम करता है केंद्र सरकार के, और नॉलेज और इनोवेशन हब जो है नीति आयोग के थिंक टैंक की कैपेबिलिटी को मजबूत करता है, बढ़ाने में काम करता है। जो ये 2 हब हैं, टीम इंडिया और जो है टीम इंडिया और नॉलेज एंड इनोवेशन, जो ये 2 हब हैं, ये 2 जो है टीम इंडिया और नॉलेज हब, ये दोनों नीति आयोग की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिफ्लेक्शन है। नीति आयोग की 2 प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी हैं? एक तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 17 हैं, कितने हैं? 17 हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाना, मॉनिटर करना। और दूसरा जो है राज्यों के बीच में कंपटीशन और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाना। नीति आयोग के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, यानी चेयर्ड बाई, नीति आयोग की चेयर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर होता है। गवर्निंग काउंसिल जो नीति आयोग की होती है उसमें चेयरपर्सन, एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ नीति आयोग, वाइस चेयरपर्सन, फुल टाइम मेंबर, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी जितने भी राज्यों के, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार, यूनियन टेरेटरीज़ के, और इसके अलावा जिनको विशेष तौर पर बुलाया जाए वो सभी लोग जो है नीति आयोग में होते हैं। बात करते हैं फंक्शंस, यानी कि क्या क्या काम करना होता है नीति आयोग को। तो नीति आयोग हैज़ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस टू परफॉर्म। कौन कौन से काम करने होते हैं? तो टू डेवलप अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, प्रायोरिटी सेक्टर्स एंड स्ट्रेटजीज विथ एक्टिव स्टेट्स पार्टिसिपेशन इन द लाइट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो हमें क्या करना है, यानी कि नीति आयोग डेवलप करता है एक शेयर्ड विजन नेशनल डेवलपमेंट के प्रायोरिटी सेक्टर्स का। उद्देश्य क्या है कि मतलब जितने भी राज्य हैं, जो भी प्रायोरिटी सेक्टर हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए, नेशनल स्तर पर डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन इसमें राज्य सरकारों का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। नेशनल ऑब्जेक्टिव यानी कि जो देश का गोल है, उद्देश्य है, उसको ध्यान में रखते हुए। टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ऑन कांस्टेंट बेसिस थ्रू ऑर्गेनाइज सपोर्ट प्रोग्राम एंड प्रोसेसेस विद द स्टेट एंड अंडरस्टैंडिंग दैट स्ट्रांग स्टेट मेक अ स्ट्रांग नेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब इनका नीति आयोग का काम है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना, लगातार कांस्टेंट बेसिस पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना है। ठीक है, यहाँ सभी राज्यों को एक साथ ले करके आना है। किसके थ्रू करेंगे? थ्रू सपोर्ट प्रोग्राम्स एंड प्रोसेसेस। सपोर्ट प्रोग्राम चलाए जाएंगे राज्यों के लिए, जिसकी सहायता से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ेगा। राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के साथ जुड़ेगी, क्योंकि ये बात ध्यान रखनी है कि अगर राज्य हमारे मजबूत होंगे तो देश हमारा मजबूत होगा। ओके, टू क्रिएट प्रोसीजर्स फॉर डेवलपिंग वायबल प्लान एट द विलेज लेवल एंड ग्रेजुअली एग्रीगेटिंग दीज एट हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ऐसा प्रक्रिया बनाएंगे, ऐसा प्रोसीजर बनाएंगे जिससे कि ग्रामीण स्तर पर वायबल प्लान बनाए जा सकें, ऐसा प्लान जो कि एग्जीक्यूट हो सके ग्रामीण स्तर पर, और फिर धीरे धीरे उसको और ऊपर के लेवल पर लाया जाएगा।
टू गिव स्पेशल अटेंशन टू दोज सेगमेंट्स ऑफ आवर सोसाइटी हु मे बी एट डेंजर ऑफ नॉट बेनिफिटिंग एडिक्वेटली फ्रॉम द इकोनॉमिक एडवांसमेंट। नीति आयोग ध्यान देगा ऐसे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी यानी समाज के ऐसे हिस्से पर जो कि हो सकता है डेंजर में हों, मतलब जो कि बेनिफिट ना पा रहे हों, इकोनॉमिक एडवांसमेंट हो रहा है, हमारी इकोनॉमी आगे तो बढ़ रही है लेकिन उनको उस बात का कायदे से फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे वर्ग पर, ऐसे सेगमेंट पर जोर देने की भी बात नीति आयोग ने करी हुई है। क्रिएट स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क एंड इनिशिएटिव एज वेल एज ट्रैक देयर डेवलपमेंट एंड इफिकेसी। तो यहाँ पर नीति आयोग क्रिएट करेगा स्ट्रेटजिक और लॉन्ग टर्म पॉलिसी और प्रोग्राम, और साथ ही साथ में जो भी इनिशिएटिव लिए जाएंगे उनकी डेवलपमेंट और इफिकेसी यानी इफ़िशियंसी को मॉनिटर भी किया जाएगा। लेसन्स लर्न थ्रू मॉनिटरिंग एंड फीडबैक विल बी यूटिलाइज टू मेक नोबल चेंजेस इंक्लूडिंग मिड कोर्स एडजस्टमेंट। और जो भी मतलब मॉनिटरिंग करने पर और फीडबैक मिलने पर जो भी चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ ये अच्छा किया जा सकता है, तो उसके लिए जो है चेंजेस किए जाएंगे, नॉबल चेंजेस, ज़रूरत पड़ने पर चेंजेस किए जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो मिड कोर्स में एडजस्टमेंट, मतलब सोचो कि हमने 5 साल के लिए या 10 साल के लिए प्लान बना रखा था, ज़रूरत पड़ी तो बीच में ही हम उसमें चेंजेस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बराबर मॉनिटरिंग और फीडबैक ले रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाता है टू इस्टेब्लिश अ कोलैबोरेटिव नेटवर्क ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट प्रैक्टिशनर एंड अदर पार्टनर्स टू इनकरेज नॉलेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। साथ ही साथ में एक कोलैबोरेटिव नेटवर्क बनाया जाएगा, सहयोगी नेटवर्क बनाया जाएगा नेशनल और इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट का। देश के और विदेश के जो स्पेशलिस्ट हैं, प्रैक्टिशनर हैं और अदर पार्टनर हैं जिनके पास नॉलेज, इनोवेशन वगैरह है और एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी भावनाओं को बढ़ाने की भी कोशिश करी जाएगी। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर के और इंटरनेशनल स्तर के जो स्पेशलिस्ट हैं, जिन चीज़ों के अच्छे लोग हैं, उनके साथ में टाई अप किया जाएगा। उनकी सहायता से हम नॉलेज, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करेंगे, बढ़ावा देंगे। टू प्रोवाइड ए फोरम फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ क्रॉस सेक्टोरल एंड क्रॉस डिपार्टमेंटल इशूज इन ऑर्डर टू एक्सपेडाइट द एग्जीक्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट प्लान। इसके अलावा एक ऐसा फोरम प्रोवाइड किया जाएगा, एक ऐसा माध्यम प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि अगर दो सेक्टर्स के बीच में कोई प्रॉब्लम है, 2 डिपार्टमेंट के बीच में कोई मामला फंसा हुआ है, तो उस मामले को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करके आगे बढ़ा जा सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए सड़क बननी है तो PWD डिपार्टमेंट जो है लगा हुआ है और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल लगा हुआ है, NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है। ये बोलते हैं पेड़ नहीं काटने देंगे, PWD बोलता है बिना पेड़ काटे सड़क कैसे बनेगी। ठीक है, तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक अवरोध की स्थिति है। तो वैसे में एक फोरम अवेलेबल करवाई जाएगी कि जो क्रॉस डिपार्टमेंटल या क्रॉस सेक्टोरल इशूज़ हैं इनको तेज़ी के साथ में सॉल्व किया जा सके, ऐसा प्रयास रहेगा नीति आयोग का। ठीक है, उसके बाद में एक्टिव मॉनिटरिंग एंड एसेस program and initiative execution including the identification of required resources in order to increase the likelihood of success and scope of the delivery। एक्टिवली मॉनिटर किया जाएगा और एसेस किया जाएगा जो भी प्रोग्राम और इनिशिएटिव एग्जीक्यूशन हो रहा है, और इसमें इंक्लूड किया जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है ताकि जो है जो प्रोग्राम है उसके सफल होने के चांसेज बढ़ सकें, जो भी प्रोग्राम उसके सफल होने के चांसेज बढ़ सकें। टू कंसंट्रेट ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव एग्जीक्यूशन। साथ ही साथ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स पर कंसंट्रेट किया जाएगा, जोर दिया जाएगा नीति आयोग द्वारा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स इतनी सारी बातें हो गई, काफ़ी कठिन लैंग्वेज यहाँ पर यूज की गई, लेकिन अब चलो सरकारी भाषा ऐसी ही होती है। ठीक है, तो नीति आयोग को बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे एक है कि ये डेवलप करेंगे एक शेयर्ड विजन नेशनल डेवलपमेंट के प्रायोरिटी सेक्टर्स पर ध्यान देने के लिए। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट करना है, खासकर जिन जिन क्षेत्रों पर ज़्यादा जोर देना है उसके लिए एक शेयर्ड विजन बनाएंगे और उसमें राज्य सरकारों का एक्टिव रोल रहेगा ताकि नेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। इसके अलावा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देंगे, लगातार कोशिश रहेगी कि राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में अच्छा सपोर्ट बना रहे। ठीक है, ताकि एक जो है स्ट्रांग नेशन के तौर पर हम तभी डेवलप हो सकते हैं जब स्ट्रांग स्टेट्स हमारे होंगे। उसके बाद में बाइबल प्लान बनाए जाएंगे, ग्रामीण स्तर पर, गांव स्तर पर बाइबल प्लान बनाए जाएंगे, अच्छे प्लान बनाए जाएंगे और धीरे धीरे उन प्लान को और ऊंचे लेवल पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर वो गांव में सफल रहते हैं तो ऊपर के यानी कि नगर लेवल पर, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, वहाँ पर भी ले जाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जोर दिया जाएगा सोसाइटी के उस सेगमेंट पर, उस भाग पर जो भले ही इकोनॉमिक एडवांसमेंट हो रहा है, इकोनॉमी हमारे आगे बढ़ रही है, लेकिन उनका बेनिफिट उस वर्ग को अगर नहीं मिल रहा है तो उस वर्ग को भी बेनिफिट दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेटजिक और लॉन्ग टर्म पॉलिसी और प्रोग्राम बनाने में भी मदद करेगा नीति आयोग और साथ साथ उस प्रोग्राम को ट्रैक करने में
मदद करेगा नीति आयोग कि जो भी प्रोग्रेस हो रही वो हो पा रही कि नहीं, और उसके बाद मॉनिटरिंग और फीडबैक से जो भी लेसन सीखा जाएगा, जो कुछ भी ये सीख पाएंगे उसके आधार पर नोबल चेंजेस किए जाएंगे, चेंजेस करे जाएंगे। मिड कोर्स में भी ज़रूरत पड़ती है तो मिड कोर्स में यानी बीच में ही प्रोग्राम में चेंजेस कर दिया। जैसे मान लीजिए आप जीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका एक टेस्ट किया गया, मॉक टेस्ट लिया गया, पता चला वहाँ आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो क्या गड़बड़ी है, अब जब तक जीआईबी का एग्जाम ले रहा हो उसके पहले ही आपको वो चेंजेस करवा दिया जाएंगे कि भाई अभी ऐसे अप्रोच अपनी बदलो, उस अप्रोच के आधार पर ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में एक नेटवर्क बनाया जाएगा, सहयोग का नेटवर्क, कोलोबरेटिव नेटवर्क बनाया जाएगा, जहाँ सभी लोग मिल करके आपस में काम करेंगे। नेशनल स्तर के और इंटरनेशनल स्तर के स्पेशलिस्ट प्रैक्टिशनर और अदर पार्टनर मिल करके इनकरेज करेंगे नॉलेज को, इनोवेशन को और एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को भी आगे बढ़ाएंगे। एक ऐसा फोरम तैयार किया जाएगा नीति आयोग की सहायता से कि अगर दो डिपार्टमेंट के बीच में, दो मिनिस्ट्री के बीच में कोई मामला फंसा है तो उसको जल्दी से जल्दी डेवलप किया जा सके, ताकि जो डेवलपमेंट प्लान है उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। फिर है एक्टिवली मॉनिटर किया जाएगा, एसेस किया जाएगा, जो भी प्रोग्राम इनिशिएटिव लिए गए हैं उनको एक्टिवली मॉनिटर किया जाएगा, ताकि और ये भी इंश्योर किया जाएगा कि जो पर्याप्त जो रिसोर्सेज चाहिए वो मिले उस प्रोग्राम को, उस फंक्शन को, ताकि जो वो प्रोग्राम है वो सफलतापूर्वक डिलीवर हो सके। उसके बाद में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम पर भी कंसंट्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम कुछ केसेस पढ़ेंगे फॉर नीति आयोग। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन इज नॉट इन ट्यून विद द न्यू डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। जो प्लानिंग कमीशन है वो नई डेवलपमेंट स्ट्रेटजी से मैच नहीं खाता है। तो प्लानिंग कमीशन इज आउट ऑफ सिंक विद द करंट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। जो अभी हमारी डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी है उसके साथ में सिंक नहीं कर पा रहा है कौन, प्लानिंग कमीशन। Over the years, there were two inconsistencies between the Indian development strategy and the 5-year planning model that hampered the economic climate. तो समय के साथ में ये देखा गया कि दो इनकन्सिस्टेंसीज हैं इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी और 5-year प्लानिंग मॉडल को लेकर के। तो कौन कौन सी दो इनकन्सिस्टेंसी हैं? तो पहला, फर्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्लानिंग फ्रेमवर्क एंड मार्केट्स रोल। पहला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है प्लानिंग का फ्रेमवर्क और मार्केट के रोल में। प्लानिंग कुछ कहती है, 5-year प्लानिंग कुछ कहती है और मार्केट कुछ और चाहती है। तो पहली प्रॉब्लम ये थी। इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस अ प्लानिंग फ्रेमवर्क वाज नेसेसरी टू डिस्ट्रीब्यूट द लो लेवल ऑफ सेविंग टू इन्वेस्ट इन बैडली नीडेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रायोरिटी सेक्टर इन ऑर्डर टू ओवरकम सीरियस इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशियंसी एंड द इकोनॉमीज लैक ऑफ कम्पिटिटिवनेस। तो शुरुआती दौर में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो एक प्लानिंग फ्रेमवर्क की ज़रूरत थी जिसमें क्या हो कि जो लो लेवल का सेविंग है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। कहाँ? इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहाँ पर पैसों की बहुत ज़्यादा बैडली ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रायोरिटी सेक्टर में, ताकि जो भी सीरियस इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशियंसीज हैं, कमियाँ हैं और इकोनॉमी में जो कम्पिटिटिवनेस की कमी है उसको पूरा किया जा सके। However, the framework did not adjust to the ट्रांजिशन फेज फॉलोइंग द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म एरा। लेकिन जो फ्रेमवर्क था वो एडजस्ट नहीं कर पाया। कब? जो 1991 में रिफॉर्म्स हुए उसके हिसाब से जो फ्रेमवर्क था 5-year प्लानिंग का वो उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। विथ बजटरी रिस्ट्रिक्शन, टाइटनिंग एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंसर्न क्राउडिंग आउट द इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर विथ सब्सिडीज एंड ट्रांसफर्स, द प्लानिंग प्रोसेस हैज़ लॉस्ट मच ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंट। मतलब क्या क्या प्रॉब्लम थी? बजटरी रिस्ट्रिक्शन था, सरकारें ज़्यादा बजट नहीं एलोकेट कर पा रही थी। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसर्न थे, केंद्र में सरकारें बदल रही थी, ये भी एक प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो एक्सपेंडिचर यानी खर्चा चाहिए था, है ना, वो उतना मिल नहीं पा रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना खर्च नहीं हो पा रहा था जितना होना चाहिए। इसकी वजह से जो प्लानिंग प्रोसेस थी उसका मतलब इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जा रहा था। यानी हमने प्लानिंग कर रखी है कि हमें 2 लाख किलोमीटर की सड़क बनानी है, लेकिन बन रही है 40,000 50,000 किलोमीटर, तो कहीं ना कहीं मामला बिगड़ता जा रहा था। ठीक है। सेकेंड, दूसरा जो कंसर्न था, सेकेंड कंट्राडिक्शन वाज बिटवीन द सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी ओवर रिसोर्स एलोकेशन एंड द स्टेट्स डेवलपमेंटल रोल इन अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा प्रॉब्लम क्या थी कि सेंट्रल के केंद्र सरकार के पास में अथॉरिटी है रिसोर्स एलोकेट करने की, और राज्य सरकारों का डेवलपमेंट का क्या रोल रहना है इस पूरी प्रक्रिया में, उसको लेकर के भी परेशानी चली हुई थी। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक तरह का प्रॉब्लम चल रही थी। देखिए, जिन राज्यों में केंद्र सरकार, जहाँ पर केंद्र सरकार में मान लेते हैं कांग्रेस है, और जिन जिन राज्यों में कांग्रेस होगी उनको ज़्यादा फंड्स मिलते हैं, उनका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है।
और रिसोर्सेस एलोकेट करने की जिम्मेदारी भाई केंद्र सरकार की होती है। यही बात हर सरकार के लिए लागू होती है। द लॉस ऑफ सिंगल पार्टी डोमिनेंस एज वेल एज द राइज ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट एंड द रीजनल पार्टीज एज मेंबर्स ऑफ सेंट्रल कोलिजन हाईलाइटेड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन फेडरल स्ट्रक्चर। अब हुआ क्या कि कांग्रेस पार्टी जो है कि डोमिनेंस ख़त्म हो गई, सिंगल पार्टी की डोमिनेंस ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से गठबंधन की सरकार आती है। साथ ही साथ में क्षेत्र स्तर की पार्टियां भी जो है अब सरकार बनाने में सहयोग करती हैं, ठीक है, गठबंधन बनाने में मदद करती हैं, जिसकी वजह से जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का झगड़ा था वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। सेंट्रलाइज की सेंटर ही सारी प्लानिंग करेगा, इसको लेकर के बवाल कटना शुरू हो गया। जैसे कांग्रेस केंद्र में थी और जगहों पर भी कांग्रेस थी, ठीक है, तो काम चल रहा था, लेकिन अब पता चला बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, है ना, तेलुगु देशम पार्टी, ऐसी पार्टियां अगर वहाँ उनके लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो आवाज़ उठाने लगे कि नहीं भाई हमारे राज्य का भी देखो, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि अब हम भी यहाँ पर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में बैठे हुए हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम चली हुई थी, ठीक है। फिर है प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी, यानी कि नीति आयोग को अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करनी है। प्रीवियसली अंडर द 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच रिव्यू अकर्ड आफ्टर द प्लान पीरियड हैज कंक्लूडेड। तो पहले क्या होता था 5 वर्षीय योजना में कि एक बार 5 वर्ष बीत गए तब देखा जाता था कि क्या अचीव हुआ, हमने क्या अचीव किया, उसका रिव्यू कब करते थे, जब 5 वर्ष बीत जाते थे। एज ए रिजल्ट देयर वाज नो ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 5 साल बीत गए, रात गई बात गई वाली स्थिति थी, काम खत्म हो गया, हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती थी, बस हम ये बताते थे कि हमने 4% प्रोग्रेस का टारगेट रखा था, 2.5% का अचीव किया, कौन जिम्मेदार है, कहाँ गलती हुई, कोई मतलब नहीं है। नीति आयोग ऑन द अदर हैंड हैज़ इस्टेब्लिश्ड अ डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, DMEO, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस जो है यहाँ पर बनाया इन्होंने, जो कि कलेक्ट करता है डेटा ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ सेवरल मिनिस्ट्रीज इन रियल टाइम, जो कि डेटा इकट्ठा करता है रियल टाइम में कौन सी मंत्रालय में क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या काम हुआ है। द डाटा इज देन यूटिलाइज टू एस्टेब्लिश अकाउंटेबिलिटी एंड इनहेंस परफॉर्मेंस एट द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग लेवल। उसके बाद इस डेटा को यूटिलाइज करके अकाउंटेबिलिटी सेट की जाती है, जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई तुमने गलती करी हुई है, परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। तो ये बात हो गई। पहला हमने देखा कि प्लानिंग कमीशन जो है सिंक में नहीं है करंट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के तहत। इसमें क्या हो रहा है कि जो इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है और 5 ईयर प्लानिंग जो मॉडल्स हैं, ये दोनों जो है मतलब इनकी वजह से प्रॉपर तरीके से प्लानिंग नहीं हो पा रही और इकोनॉमिक क्लाइमेट हमारा हैम्पर हो रहा है, ठीक है। इसमें पहला जो कॉन्फ्लिक्ट देखा गया वो था कि प्लानिंग का फ्रेमवर्क कुछ और है और मार्केट का रोल कुछ और कह रहा है। प्लानिंग कुछ और कहती है और मार्केट कुछ और कहती है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि प्लानिंग फ्रेमवर्क जो था उसमें क्या था कि लो लेवल में जो सेविंग थी, कोशिश ये की गई कि लो लेवल जो आम आदमी के पास पैसा है उसको इकट्ठा किया जाए, उस सेविंग से इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रायोरिटी सेक्टर को जो पैसे की ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके, जिससे कि जो हमारे ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, डिफिशियंसी, उसको दूर किया जा सके। लेकिन फ्रेमवर्क जो है ऐसा मतलब ज़रूरत क्या है कि जो आम आदमी के पास पैसा उसको इकट्ठा करके यहाँ इन्वेस्ट करवाया जाए, लेकिन ये जो फ्रेमवर्क था वो इस काम में सफल नहीं हो पा रहा था, ठीक है। बजटरी रिस्ट्रिक्शंस चल रहे थे, यानी कि सरकारें बजट कम कर रही थी, उतना पैसा नहीं दे पा रही थी। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसर्न थे, यानी कि सरकारें स्थिर नहीं थी। उसके बाद में इसकी वजह से क्या होता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्चा होना चाहिए वो उतना खर्चा नहीं हो पाता था जितना होना चाहिए, जिसकी वजह से प्लानिंग प्रक्रिया ही कहीं ना कहीं फेल होती साबित हो रही थी। दूसरा कंट्राडिक्शन जो था वो था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, कि कितना रिसोर्स एलोकेट करेंगे, ये जिम्मेदारी या ये अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है और राज्यों का डेवलपमेंट राज्यों की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। पहले सिंगल पार्टी की डोमिनेंस थी, बाद में ये लॉस कर गए, यानी कि सिंगल पार्टी का बहुमत नहीं रहा बल्कि गठबंधन की सरकारें बनने लगी, मेलजोल का काम चला। उसके बाद में रीजनल पार्टी जो है, जो रीजनल पार्टी थी उनके मेंबर्स भी जो है गठबंधन सरकार में आने लगे, तो उन्होंने ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गया, क्योंकि जो है अब वो भी अपनी
अपने राज्यों के लिए डिमांड रखना शुरू कर चुके थे। अब अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करने की बात की गई कि नीति आयोग को अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी कहा गया। तो पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें एक बार 5 वर्ष यानी 5 वर्ष बीत गए, तब देखा जाता था कि क्या अचीव हुआ क्या नहीं अचीव हुआ। ऐसे में किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली जाती थी। लेकिन नीति आयोग ने ये नहीं किया, उसने क्या किया, DMEO इस्टेब्लिश किया, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस को इस्टेब्लिश किया, जो कि कलेक्ट करता है डेटा सेवरल मिनिस्ट्रीज़ के परफॉर्मेंस का, ठीक है, रियल टाइम में, यानी कि तुरंत का तुरंत डेटा इकट्ठा किया जाता है और उसी के आधार पर अकाउंटेबिलिटी मिनिस्ट्रीज़ की सेट की जाती है और परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने का भी प्रयास किया जाता है, ठीक है। फिर है फिस्कल फेडरलिज्म एंड इंटर गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन। फिस्कल फेडरलिज्म की बात की गई, यानी कि वित्तीय तौर पर संघवाद की बात की गई, और साथ ही साथ में डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बीच में, राज्य सरकारों के बीच में कोऑर्डिनेशन की भी बात की गई। थ्रू ऑर्गेनाइज्ड सपोर्ट इनिशिएटिव, नीति आयोग इज व्यूड एज ए प्लेटफॉर्म फॉर प्रमोटिंग फिस्कल फेडरलिज्म एमंग स्टेट्स। राज्यों के बीच में वित्तीय जो है संघवाद को बढ़ाने के लिए नीति आयोग को जाना जाता है, यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि सभी राज्यों को बराबर बराबर पैसे बांटे जाए। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये हुआ। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन सेक्टर्स लाइक एनर्जी एंड द इन्वायरमेंट, एजुकेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, where coordinated action and timely decisions are crucial for implementing the development agenda। ठीक है, तो मतलब एक लैक, कमी देखी गई कि कोऑर्डिनेशन नहीं है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में। कई सारे सेक्टर हैं, जैसे एनर्जी हो गया हमारा, इन्वायरमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, गरीबी हटाओ हो गया, इसमें कोऑर्डिनेशन की कमी है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार बोलती है कि हमने तुमको इस काम के लिए पैसे दिए हैं, इसको इम्प्लीमेंट करवाओ, केंद्र और राज्य सरकार उस हिसाब से काम नहीं कर पाती है जितना केंद्र सरकार उम्मीद करती है। तो कोऑर्डिनेशन की कहीं ना कहीं कमी है, जिसकी वजह से टाइमली डिसीजन नहीं हो पाते हैं और डेवलपमेंट भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो ये बोलते हैं फ्रेंड जो है नीति आयोग इसको भी ठीक करने की उसमें लगा हुआ है। सेकंड है, इवन इफ दे आर ऑन स्टेट आर कंकरेंट लिस्ट, द यूनियन गवर्नमेंट मे बी फोर्स टू इंटरफेयर इन द नेशनल इंटरेस्ट। मतलब ये देखिए क्या कहना चाहते हैं इस बात से, अब और समझ में आएगा कि दूसरी बात इन्होंने कही कि हो सकता है कि कोई काम हो जो राज्य सूची का विषय हो या कंकरेंट लिस्ट यानी अनुवर्ती सूची का विषय हो। ठीक है, एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक स्टेट की लिस्ट होती है और कंकरेंट लिस्ट होती है। सेंट्रल लिस्ट जो होती है उन मामलों में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। स्टेट यानी राज्य सरकार की जो लिस्ट होती है उसमें कानून राज्य सरकार बनाती है और कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। जैसे पुलिस जो होती है वो स्टेट का मैटर है, यानी कि राज्य सूची का मैटर है। पुलिस हर एक राज्य की अलग होती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, बिहार की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस अलग है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ठीक है। वो केंद्र सरकार के तहत नहीं आते हैं। सीआरपीएफ केंद्र का विषय है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, वो सभी वो अलग नहीं होते। वो उत्तर प्रदेश की सीआरपीएफ या मध्य प्रदेश की सीआरपीएफ नहीं है, सीआरपीएफ केंद्र सरकार की है, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो अब यही कह रहा है कि भाई होगा क्या कि कुछ विषय ऐसे हैं जो स्टेट या कंकरेंट लिस्ट में हैं, यानी कि वो इस राज्य का विषय है या अनुवर्ती सूची का विषय है। राज्य का विषय है तो सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाएगी, इसमें दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर जो है देश की सुरक्षा की बात हो, नेशनल देश के हित की बात हो, तो केंद्र सरकार भी यहाँ पर कानून बना सकती है। तो हुआ क्या कि जो काम राज्य सरकार को करना चाहिए वहाँ कौन आ रहा है, केंद्र सरकार। जो काम राज्य को करना चाहिए वहाँ केंद्र सरकार इंटरफेयर कर रही है एक तरीके से, ठीक है। सम public services on the state list may require coordinated action to achieve minimum quality across the country due to the national externalities or redistribution। कुछ पब्लिक सर्विसेज स्टेट लिस्ट की ऐसी हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है ताकि मिनिमम क्वालिटी जो है पूरे कंट्री में अचीव की जा सके। जितनी मिनिमम क्वालिटी, मतलब मिनिमम क्वालिटी ऑफ सर्विस जो चाहिए वो कम से कम अचीव की जा सके। Third, because of their proximity to people, state may be active in implementation as agencies in case of union matters as well। अब कह रहा है कि तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि चूंकि जो राज्य सरकार होती है वो लोगों के ज़्यादा नज़दीक होती है केंद्र सरकार के मुकाबले, तो ऐसे में डेवलपमेंट की एजेंसी के तौर पर, इम्प्लीमेंटेशन की एजेंसी के तौर पर स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छा रोल अदा कर सकती है, भले ही वो स्कीम केंद्र सरकार की क्यों ना हो। सिंपल, ठीक है ना। स्कीम केंद्र सरकार की है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में बेहतर रोल कौन अदा कर सकता है, राज्य सरकार कर सकती है, ठीक है। तो अगर हम देखो यहाँ कहना क्या चाहते हैं सर, आखिर कहना क्या चाहते हो सर? कहना ये चाहता हूँ, देखो यहाँ मामला राज्य का है
और इंटरफेयर कौन कर रहा है? यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ देखोगे अगर तो ये मामला किसका है? ये मामला यूनियन गवर्नमेंट का है, लेकिन हेल्प कौन कर रहा है? स्टेट कर रहा है। डिड यू गेट द पॉइंट? जहाँ राज्य को काम करना चाहिए वहाँ केंद्र सरकार काम करने पर आ रही है, जहाँ केंद्र सरकार को काम करना चाहिए वहाँ राज्य सरकार मदद कर पा रही है। मतलब कहने का फिक्स नहीं है कि कौन क्या कर पा रहा है। जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ राज्यों की भी हेल्प ली जा रही, जहाँ ज़रूरत पड़ी केंद्र सरकार भी आगे आ रही है। मतलब गड़बड़ झाला है। कुल मिलाकर के कहने मतलब ये है कि ये फिक्स नहीं हो पाता है कि कौन सा काम कौन करेगा, ये पक्का नहीं कर सकते भाई, क्योंकि हम सभी राज्य सरकारों को एक साथ आना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि आप देख ही रहे हैं ये स्थिति बन रही है। टू इनकरेज अ कल्चर ऑफ कम्पिटेटिव फेडरलिज्म, नीति आयोग इज डेवलपिंग परफॉर्मेंस बेस्ड रैंकिंग ऑफ द स्टेट अक्रॉस मैनी वर्टिकल्स। तो इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, कम्पिटेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग जो है परफॉर्मेंस बेस्ड रैंकिंग सिस्टम ला रही है डिफरेंट वर्टिकल्स पर, कि हर राज्य को, जैसे सफाई के काम में कौन सा राज्य अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लाइक दैट, ऐसा एक कॉन्सेप्ट ये लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो फिस्कल फेडरलिज्म और इंटर गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अच्छा तालमेल रहे, ऐसी ये बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 ऑर्गेनाइज सपोर्ट इनिशिएटिव, नीति आयोग को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर माना जाता है जो कि फिस्कल यानी वित्तीय फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है राज्य सरकारों के बीच में। ठीक है, अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, एनर्जी सेक्टर में, इन्वायरमेंट सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में, तो उसका असर ये होगा कि जो भी डिसीजन ले जा रहे हैं वो टाइमली नहीं लिए जा सकते हैं और प्रॉपर तरीके से उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, अगर जो है स्टेट, कोई मामला स्टेट या कंकरेंट लिस्ट में है तो यूनियन गवर्नमेंट भी अगर चाहे तो राष्ट्रहित में कानून बना सकती है। उसके बाद में है कि कंट्री, तीसरा है कि चूँकि जो राज्य सरकारें होती हैं वो जो है लोगों के ज़्यादा नज़दीक होती हैं, ऐसे में वो केंद्र सरकार की स्कीम को भी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के तौर पर काम कर सकती हैं। ओके, तो कल्चर ऑफ कम्पिटेटिव फेडरलिज्म को इनकरेज करने के लिए नीति आयोग जो है परफॉर्मेंस बेस्ड रैंकिंग सिस्टम को डेवलप कर रहा है। ठीक है, फिर आता है प्रमोटिंग इनोवेशन। इनोवेशन को प्रमोट कर रहे हैं ये लोग, प्रमोटिंग इनोवेशन यानी इनोवेशन को प्रमोट किया जा रहा है। तो एज ए की गवर्नमेंट थिंक टैंक वर्किंग ऑन न्यूमरस डेवलपमेंटल इशूज, इट शुड नॉट ओनली हैव बेसिक रिसर्च स्किल बट आल्सो एसेस एंड आउटसोर्स रिसर्च ऑन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। चूँकि क्या है, ये गवर्नमेंट का थिंक टैंक का काम करता है नीति आयोग, डिफरेंट डेवलपमेंटल इश्यूज पर इनको काम करना होता है। तो ऐसे में जो नीति आयोग है उसके पास में केवल बेसिक रिसर्च स्किल नहीं होनी चाहिए, बल्कि इनको चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो पूरी दुनिया से जो है रिसर्च करवाएं, पूरी दुनिया को शामिल करके आउटसोर्सिंग वगैरह की सहायता से रिसर्च करवा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए द अटल इनोवेशन मिशन which is also part of नीति आयोग has already made significant contribution to boosting India's innovative या innovation environment। इंडिया में इनोवेशन के लिए अटल इनोवेशन मिशन आया हुआ है जो कि नीति आयोग का पार्ट है, और ये इनोवेशन के इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा बढ़ावा दे रहा है। एज ऑफ जून 2022 इट हैज़ कंस्ट्रक्टेड ओवर 9500 अटल टिंकरिंग लैब्स इन स्कूल अराउंड द वर्ल्ड। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए जून 2022 तक 9500 अटल टिंकरिंग लैब बनाए जा चुके हैं स्कूल्स में पूरे देश में। इट हैज़ आल्सो इस्टेब्लिश 68 अटल इंक्यूबेशन सेंटर टू सपोर्ट यंग इनोवेटर एंड स्टार्टअप्स। मतलब कहने का कि इन्होंने 68 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले हैं। इंक्यूबेटर क्या होता है? बच्चों को पालने पोसने के लिए जो वो एक छोटी सी मशीन होती है, अगर मान लीजिए बच्चा छोटा है और बीमार हो जाता है तो उसको आईसीयू में रखते हैं ना, तो वो एक इंक्यूबेटर टाइप की डिवाइस बनाई जाती है, तो उसे इंक्यूबेटर मतलब पाल पोस के बड़ा करना। तो अटल इंक्यूबेटर सेंटर बनाए गए हैं जो कि हेल्प करते हैं जो नए इनोवेटर्स हैं या स्टार्टअप्स हैं उनको। होता क्या है, इंक्यूबेशन में सहायता दी जाती है। अगर किसी के दिमाग में कोई आइडिया है, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर में जाकर के वो पैसे ले करके उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकता है। स्टार्टअप के लिए भी एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, तो इसीलिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया है। ठीक है, तो बस ये हमारी बात हो गई थी फ्रेंड्स यहाँ पर फिस्कल फेडरलिज्म की। प्रमोटिंग इनोवेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई जो है इनोवेशन पर जोर देने की बात यहाँ पर की गई है। तो चूँकि थिंक टैंक का काम करता है नीति आयोग, डिफरेंट डेवलपमेंटल इश्यूज पर काम करता है, तो ऐसे में इनके पास में केवल बेसिक रिसर्च स्किल से काम नहीं चलेगा, बल्कि इनके पास एक्सेस होना चाहिए और इनको आउटसोर्स करना चाहिए रिसर्च प्रोग्राम को पूरी दुनिया में। ठीक है,
पूरी दुनिया से रिसर्च करवाइए, जो भी अच्छे लोग हैं। जैसे अमेरिका के पास में जितने भी टैलेंट हैं, हमारे देश के जो अच्छे अच्छे टैलेंट हैं वो सब अमेरिका जा कर के ज़्यादातर बसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो बुलाते हैं भाई, अच्छा सैलरी देते हैं, H1B वीज़ा वगैरह प्रोवाइड करते हैं, सबको बुला लेते हैं। और आप देख ही लीजिए ज़्यादातर बड़ी कंपनियों में गूगल कौन रन कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कौन रन कर रहा है, ओरेकल कौन रन कर रहा है ना। उसके बाद में यूट्यूब के भी सब मतलब घूम टहल करके सब इंडियन ही हैं, ठीक है, और जमाए पड़े हैं। तो वही बोल रहा है कि भाई पूरी दुनिया से जो है काम लीजिए, इनोवेशन करवाइए। इसी के तहत अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया गया है और इसने इनोवेशन में काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। जून 2022 तक 9500 अटल टिंकरिंग लैब्स खोले जा चुके हैं स्कूलों में। उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने 68 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले हुए हैं, जहाँ पर ये नए इनोवेटर्स होते हैं और स्टार्टअप्स होते हैं, उनको सहायता देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं या जिस भी तरीके का सपोर्ट इनको चाहिए होता है। ठीक है फ्रेंड, तो बस यहीं पर बात अपनी ख़त्म हो जाती है। अभी पूरा मामला निपटा नहीं है, मेरे ख्याल से एक लेक्चर और लगेगा। नीति आयोग से रिलेटेड कुछ और बातें रह जाती हैं, उसको अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।